मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह पॉलिटी की आपकी अगली क्लास है। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने संविधान की भूमिका रखी। संविधान की जो इतिहास वाला पार्ट है वो भी छूटा हुआ है, उस पर हम चर्चा जल्द ही कर लेंगे। ये पहली क्लास अब शुरू हो रही है संविधान के पढ़ाई से लेकर के। अभी तक जो था वो उसका बुनियादी बात था कि उसका स्वरूप कैसा है, उसकी व्याख्या में कैसे उसको पढ़ेंगे और जो उसका संरचना है वो सारी चीज़ हमने पिछले 3 क्लास में समझ ली। अब हम प्रस्तावना से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा, प्रस्तावना मैंने यहाँ पर लिख दिया है और इसलिए लिख दिया है कि आपको पूरी प्रस्तावना लिखना है और उससे याद भी कर लेना है। प्रस्तावना मुझे भी याद है, लेकिन अगर इस तरीके से बोलूँगा तो हो सकता है आपसे कोई मिस्टेक हो या मेरे से बोलने में हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने उसको बोर्ड पर हूबहू लिख दिया है, ठीक है ना। तो आज हम प्रस्तावना इस क्लास में पढ़ेंगे। चलिए अब बात को शुरू करते हैं। देखिए प्रस्तावना क्या है। आप जब कोई भी बातचीत करते हैं तो शुरुआत जहाँ से करते हैं, और कहा जाता है ना कि फर्स्ट इम्पैक्ट इज द बेस्ट इम्पैक्ट। ठीक है, आपका अगर पहला इम्पैक्ट अच्छा होगा तो समझ लो सब कुछ अच्छा हो गया। पहला इम्पैक्ट आपका अच्छा होना चाहिए। तो जो प्रस्तावना है या जिसे उद्देशिका कहा जाता है, अगर वो आपका बेहतरीन है, यानी कि अपनी पूरी बात आपने उसमें कह दी, तो आपका पूरा बात सही हो जाता है। तो एक कोशिश किया गया कि संविधान की जो खूबसूरती है उसको एक छोटे से प्रस्तावना में या उद्देशिका में दिखा दिया जाए। इसकी भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ठीक है, तो जो प्रस्तावना है आपका, वो बेसिकली जो संविधान का दर्शन है, जो उसकी फिलॉसफी है, या जो वो देना चाहती है, जिस रूप में अपने आप को रखना चाहती है, उसका एक परिचय है, उसका एक इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा जो संविधान निर्माता थे, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये लोग जो थे, इनका जो देश को बनाने का जो इनका आइडिया था, जिससे संविधान बन रहा था, उसका एक छोटा सा एक व्याख्या है संविधान या संविधान की प्रस्तावना। उसकी क्या है, एक छोटी सी व्याख्या है। ठीक है ना। ये संविधान जो है और उसकी प्रस्तावना, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया। संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया कब? 22 जनवरी 1947 को। किसने? पीटी नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये सवाल स्टेट पीसीएस में आते हैं तो आप इसको नोट कर लेंगे। सबसे पहले उद्देशिका प्रस्तुत की गई कब? 22 जनवरी 1947 को। किसने पेश किया इसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हालांकि 26 नवंबर 1949 को ही ये आत्मार्पित एवं अधिनियमित कर लिया गया था, जब आपका संविधान आत्मार्पित कर लिया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने उसको स्वीकार कर लिया था, लेकिन ये आपका जो है 22 जनवरी 1947 को पंडित नेहरू ने उद्देशिका को प्रस्तुत किया था। ये दोनों आप याद रखेंगे डेट, ठीक है। ये आपके जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि प्रस्तावना है क्या और वो हमें देता क्या है, उससे क्या चीज़ निकल करके आती है। तो उसको समझने के लिए पहले प्रस्तावना का पाठन करते हैं, उसको पढ़ते हैं कि प्रस्तावना में लिखा क्या है। ठीक है ना। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाले बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये था आपका उद्देशिका या प्रस्तावना, ये इसकी भाषा है। अब इसमें बड़े इंटरेस्टिंग चीज है जिससे अब मैं अभी बताता हूं और आप देखेंगे। इस पूरे प्रस्तावना में कहीं भी आपको पूर्ण विराम नहीं मिलेगा इसके अलावा, यानी कि एक ही पूर्ण विराम है और वो भी आखिरी में, सबसे आखिर में एक पूर्ण विराम लगाया गया है। यानी कि इतनी बड़ी शब्दावली, ये शब्दों का समूह है लेकिन इसमें कोई पूर्ण विराम नहीं है। तो वाक्य को कितने अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है, अर्थ निकल रहा है इसका, एकदम साफ साफ अर्थ निकल रहा है। और कोशिश किया गया है कि इसमें वो हर चीज समाहित हो जाए जो हमारे संविधान से एक आईने के रूप में जो उसकी एक झलक आती है वो इसमें आ जाए। अब यहाँ पर जो समझने वाली चीज है वो ये है कि जो इसमें शब्द प्रयोग किए गए हैं, जैसे हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो ये जो शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इन शब्दों का अलग अलग मतलब क्या होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, हालांकि जानना सबको चाहिए, लेकिन जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको हर एक शब्द का विस्तृत मतलब पता होना चाहिए, तभी वो इसका फायदा उठा पाएंगे और इसका उपयोग कर पाएंगे। ठीक है ना। तो इनका हम एक एक करके मतलब समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वो शायद इस क्लास में अगर संभव हो पाता है तो करेंगे, अगर नहीं हो पाएगा तो दूसरे क्लास में करेंगे। लेकिन एक एक शब्द की व्याख्या मैं कराऊंगा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, गणराज्य क्या होता है। ये सारी चीज मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। बहुत मजेदार चीज है, एकदम इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है ना। अब इसको आगे बढ़ाने के क्रम में आगे बढ़ाने के क्रम में एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें दो जो है शब्द एक साथ जोड़े गए और वो भी 1976 में। और वो दो शब्द कौन थे? समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष, सेकुलर और सोशल। ये दो शब्द 1976 में जोड़े गए। हालांकि अखंडता शब्द को भी इसे जोड़ा गया इसी के साथ में। तो अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये तीन शब्द प्रस्तावना के मूल में नहीं थे, यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था उसमें ये नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है ना। इससे संबंधित बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में केस हुए हैं, जिसमें बेरुवारी केस है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य या LIC बनाम भारत सरकार। ये तीन महत्वपूर्ण केस हैं जिससे प्रस्तावना का प्रासंगिकता क्या है वो समझ में आता है और वास्तविक स्थिति क्या है ये समझ में आती है। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान क्या है, हमने जब बात की थी कि संविधान की व्याख्या की थी तो संविधान में भाग थे, उन भागों के अंदर अनुच्छेद थे। ठीक है। और उन अनुच्छेदों में प्रोविजो और सब प्रोविजो थे। इसके अलावा उन अनुच्छेदों की व्याख्या करने के लिए अनुसूचियां थी। ठीक है। लेकिन
प्रस्तावना को आपने कहीं उसमें ये नहीं देखा था कि ये संविधान के किसी भाग में प्रस्तावना है, नहीं, प्रस्तावना उनसे अलग है। तो सवाल हमेशा ये उठता रहा कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, और ये सवाल इसलिए उठता था क्योंकि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर वो संविधान का पार्ट है तो उसमें संशोधन हो सकता है, और अगर वो संविधान का पार्ट नहीं है तो उसमें संशोधन कैसे होगा। तो ये भी समस्या थी, ठीक है ना। वो तीनों केस जो सुप्रीम कोर्ट का है उसे मैं किसी अन्य क्लास में पढ़ाऊंगा, इस क्लास में नहीं। मतलब इस जो है ऐसा नहीं कि बहुत दिन बाद पढ़ाऊंगा, अभी पहले इन शब्दों की व्याख्या करूंगा और उसके बाद वाली क्लास में उसे मैं पढ़ाऊंगा। तो अब इनको मैं मिटाता हूं और इन शब्दों का एक एक करके व्याख्या करना प्रारंभ करता हूं ताकि आप इसका एक बेहतर समझ विकसित कर पाएं। एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं, अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया है तो प्लीज इसको राइट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ये बहुत काम की चीज है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने के लिए कराने वाले बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी 6 विक्रमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आप इसको नोट कर लिए होंगे, ये उम्मीद करता हूं मैं, और अगर नोट नहीं किया है तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके नोट कर लीजिए, और इसको अगर संभव हो तो ये अभी कर लीजिए। बड़ी कमाल की चीज है। आप हर छोटी मोटी बात में संविधान की बात कर देते हैं, संविधान में क्या है, संविधान में क्या है। इस संविधान का परिचय है, ठीक है, ये क्या है, संविधान का परिचय है। तो अगर आपके दिमाग में ये रहेगा तो एक खाका संविधान का आपके दिमाग में रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसे मिटाते हैं। अब जो इसमें महत्वपूर्ण शब्द है जिनकी हमें चर्चा करनी है उसको मैं लिखा रहने दूंगा, उस पर मैं जो है उसकी व्याख्या करूंगा एक एक करके, बाकी को मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है ना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, ठीक है ना। तो ये इतने शब्द हैं जिनकी चर्चा आपको करनी है। मैंने इसी तरीके से लिखा था कि बाद में इनको मैं काट के इसे आपको दिखाऊंगा। ये इतने शब्द हैं जिनकी आपको चर्चा करनी है। अभी मैं इसमें कुछ शानदार शानदार सवाल बनाता हूं, अब देखिए मजा आएगा आपको देख करके। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। अब यहां देखिए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय की। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसकी व्याख्या मैं आगे करूंगा। स्वतंत्रता, किन किन चीजों की बात की गई है? सवाल पूछता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन किन स्वतंत्रताओं की चर्चा की गई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इतनी स्वतंत्रता की बात की गई है। यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि
न्याय कितने? 3, स्वतंत्रता 5, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, और समता कितने? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है, गरिमा और राष्ट्र की एकता, ठीक है ना, और बंधुत्व, एक अखंडता और बंधुत्व। तो ये जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, स्टेट विशेष के एग्जाम होते हैं, उनमें पूछ लिया जाता है। कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? 5। समता कितने? 2 प्रकार की, एकता 2 प्रकार की। तो ये इतनी चर्चा इसमें की गई है। टाइम देख लो, 3 मिनट हो गए। ठीक है। तो शायद घड़ी इस बात को अलाउ नहीं कर रही है कि क्लास आपकी लंबी हो पाएगी। ऐसा करते हैं कि इन शब्दों की व्याख्या को हम अगली क्लास में समझते हैं, और उसके बाद हम समझेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो 3 केस हैं, बेरूबारी केस और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और LIC बनाम भारत सरकार, इन तीनों केस को भी हम समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत इंटरेस्टिंग है, इन एक एक शब्द की व्याख्या आपके परीक्षा में तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही आपके सामान्य समझ को भी बेहतर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।